ये कहानी 90 के दशक में पंजाब में हुए एक बहुत बड़े और दर्दनाक सच पर आधारित फिल्म की है। ये फिल्म ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या जसवंत सिंह खालरा की बायोपिक से प्रेरित है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने रोक दिया था और इसके 127 सीन्स को काटने का ऑर्डर दिया गया था। यहाँ तक कि फिल्म का नाम बदलने और ये सच्ची घटना पर आधारित है ये टैग हटाने को भी कहा गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इसे OTT पर रिलीज किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के एक काले इतिहास के बाहर आने का कितना बड़ा डर था। कहानी की शुरुआत 1995 के पंजाब से होती है। उस समय पंजाब में पुलिस और विद्रोहियों के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा था। पुलिस को ऊपर से आदेश था कि विद्रोहियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन पुलिस इस ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो आतंकियों और आम जनता में कोई फर्क नहीं करते। वो किसी को भी उठाकर ले जाते, उसका फर्जी एनकाउंटर करते और लाश को गायब कर देते थे। कई लाशों को कचरे में, नदियों में फेंक दिया जाता था या लावारिस बताकर शमशान में जला दिया जाता था। एक रात पुलिस कुछ नौजवान लड़कों को पकड़ती है, उनके नाम पता लिखती है और गोली मारकर उनकी लाशें नदी में बहा देती है। दूसरी तरफ जसवंत सिंह, जिन्हें सब प्यार से जस्सी कहते हैं, एक सीधे साधे बैंक कर्मचारी हैं। एक दिन बैंक में एक बूढ़ा पति पत्नी लोन लेने आते हैं। वो अपनी जमीन पर पहले भी 2 बार लोन ले चुके थे और इस बार लोन लेने पर उनका घर भी छीन सकता था। वो रोते हुए जस्सी को अपने लापता बेटे की फोटो दिखाते और कहते हैं कि वो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जस्सी भावुक होकर उनका लोन पास कर देता है। तभी जस्सी को पता चलता है कि गांव में कुछ गड़बड़ है। जब वो गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक आंटी, जिसका नाम गुरपेज है, कई दिनों से लापता है। पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही थी और गांव में कोई भी डर के मारे इस पर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। जस्सी को याद आता है कि 6 महीने पहले गुरपेज आंटी का बेटा किरपाल मारा गया था, जो जस्सी का बहुत पक्का दोस्त था और कुछ विद्रोही आंदोलन से जुड़ा था। अगले दिन जस्सी अपने दोस्त सतनाम के घर जाता है, जो पुलिस में कांस्टेबल है। सतनाम की मां जस्सी को बताती है कि बेटे के मौत के बाद गुरपेज आंटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो अक्सर भूल जाती थी कि किरपाल मर चुका है और उसकी तलाश में थाने के चक्कर काटते रहती थी। जस्सी पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह गुरपेज की फोटो देखकर कहता है ये तो आतंकवादी की मां है और रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। हार मानकर जस्सी मुर्दा घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से होती है, जो गुरपेज की फोटो देखकर घबरा जाते हैं और कहता है कि उसने इस औरत को नहीं देखा। वहीं जस्सी को उसका पुलिस दोस्त सतनाम मिलता है, जो वहां 8 लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाया था। जस्सी उसे मदद मांगता है, लेकिन सतनाम कहता है कि तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं, इन सब लफड़ों में मत पड़ो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जस्सी इसके बाद शमशान घाट जाता है और वहां के डोम से पूछता है। डोम बताता है कि पहले यहाँ रोज 2-3 लाशें आती थी, लेकिन अब रोज 15 से 20 लाशें आती हैं। कभी कभी तो पूरा ट्रक भरकर लाशें आती हैं। जस्सी के कहने पर डोम उसे सरकारी रजिस्टर दिखाता है। रजिस्टर चेक करते ही जस्सी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें गुरपेज आंटी का नाम था और मौत का कारण लिखा था पुलिस एनकाउंटर में मौत, और लाश को लावारिस दिखाकर जला दिया गया था। जस्सी आधी रात को ही सतनाम के घर पहुंचता है, क्योंकि वो लाश सतनाम के थाने से ही भेजी गई थी। जब जस्सी दबाव बनाता है तो सतनाम रोते हुए सच उगल देता है। वो बताता है कि उस रात गुरपेज आंटी अचानक उनकी पुलिस गाड़ी के सामने आ गई थी और अपने बेटे किरपाल से मिलने की जिद करने लगी थी। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया और एक सुनसान जगह ले जाकर एक लड़के का इनकाउंटर किया और साथ में गुरपेज आंटी को भी गोली मार दी। जब लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला था कि गुरपेज आंटी अभी भी जिंदा थी, जबकि जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। इसलिए इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह उन्हें फिर से बाहर ले गया, दोबारा गोली मारकर उनकी जान ली और फिर मुर्दा घर में रख दिया। सतनाम ये भी बताता है कि जो भी पुलिस वाला इस जुल्म को छोड़कर नौकरी से भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे भी विद्रोही बताकर उसका फर्जी एनकाउंटर कर देती है और लाश जला देती है। जस्सी इस शमशान के रजिस्टर की कॉपी लेकर एक वकील के पास जाता है। उस अकेले रजिस्टर में 600 लोगों की लिस्ट थी। अगर एक थाने में 600 लोगों को बिना किसी कानूनी प्रोसेस के मार दिया गया तो पूरे राज्य का क्या हाल होगा। वकील कहता है मामला काफी सीरियस है और इसके लिए और भी सबूत चाहिए। जस्सी हार नहीं मानता। वो अलग अलग मुर्दा घरों में जाकर रजिस्टर से लिस्ट चुराने लगता है। एक मुर्दा घर में वो अपनी आंखों से देखता है कि पुलिस कैसे जिंदा या मरे लोगों को लावारिस का टैग लगाकर जलाने के लिए लाती है। जस्सी चुपके से खिड़की से उन खौफनाक मंजरों को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद जस्सी अपनी जांच आगे बढ़ाता है और सिर्फ 3 मुर्दा घर से ही 2097 गायब हुए लोगों के नाम निकाल लेता है। अब ये सोचना भी डरावना था
कि जिन लाशों को नदियों में बहाया गया था या कहीं और गायब किया गया उनकी संख्या कितनी ज्यादा होगी। जस्सी ये सारे सबूत लेकर वकील के पास जाता है, लेकिन वकील कहता है कि कोर्ट में पिटीशन दायर करने के लिए सिर्फ ये लिस्ट काफी नहीं है। जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं, उनके परिवारों को ढूंढकर उन्हें कोर्ट में गवाही देने के लिए राजी करना होगा। इस काम में जस्सी का दोस्त पुलिस सतनाम उसकी मदद करता है। सतनाम उन परिवारों की लिस्ट जस्सी को देता है जिन्होंने अपने लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। जस्सी इन दोनों लिस्ट के नामों को आपस में मिलाता है और पीड़ित परिवारों से मिलने जाता है। जब जस्सी देखता है कि यह परिवार आज भी अपने अपनों के लौटने की आस लगाए बैठे हैं तो उसका तो दिल टूट जाता है। उसके अंदर एक जिद पैदा हो जाती है कि इन परिवारों को सच पता चलना ही चाहिए कि उनके अपनों के साथ पुलिस ने क्या किया। वो कई परिवारों को अपने साथ जोड़ लेता है और कोर्ट में पिटीशन दायर कर देता है। कोर्ट में जज कहते हैं कि केस आगे बढ़ाने के लिए सभी पीड़ित परिवारों का कोर्ट में आकर गवाही देना जरूरी है। जस्सी कोर्ट में गुजारिश करता है कि फिलहाल केस शुरू किया जाए, धीरे धीरे सब परिवार कोर्ट में आ जाएंगे। जज मान जाते हैं और याचिका को मंजूरी दे देते हैं। जब ये बात खबरों में आती है तो विधायक मोहिंदर पाल की चिंता बढ़ जाती है। वो डीजीपी बित्ता को बुलाकर इस केस को किसी भी तरह रफा दफा करने का ऑर्डर देता है ताकि उनकी बदनामी ना हो। उसी रात जस्सी के घर के बाहर पुलिस की एक जीप नजर रखने के लिए खड़ी हो जाती है। जस्सी बिना डरे सुबह उन पुलिस वालों के लिए नाश्ता लेकर जाता है और कहता है रात भर ड्यूटी की है तो कुछ खा लीजिए। पुलिस का डर भी जस्सी को रोक नहीं पाता और वो ह्यूमन राइट्स कमीशन जाकर पूरी बात उनके सामने रखता है। इससे नेताओं और प्रशासन की नींद उड़ जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक को रिपोर्टर्स के तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो डीजीपी को हालात संभालने के लिए बोलता है। डीजीपी इस मामले को दबाने के लिए नए एसएसपी सुग्गा को काम पर लगाता है। इस बीच जस्सी को कनाडा में ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन में अपनी रिपोर्ट पेश करने का न्योता मिलता है, ये जानते हुए भी कि वहां जाना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। जस्सी कनाडा जाता है और दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट रखता है। वो बताता है कि पहले जहां 3 शमशानों में 2097 नाम लिखे थे, अब वो संख्या बढ़कर 6017 हो चुकी है और पूरे पंजाब में ये आंकड़ा कम से कम 25,000 है। सरकार सब जानकर भी अंधी बनी बैठी है। वहां जस्सी को अपने परिवार के साथ विदेश में ही बसने का ऑफर मिलता है, लेकिन जस्सी ये कहकर मना कर देता है कि अगर वो आराम से विदेश में बैठ गया तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि ह्यूमन राइट कमीशन सरकार को जस्सी के परिवार की सुरक्षा के लिए चिट्ठी भेजती है, पर जस्सी सुरक्षा लेने से भी इनकार कर देता है। वापस आने पर खुद विधायक मोहिंदर पाल जस्सी को बुलाता है। वो जस्सी से कहता है कि विदेश में जाकर देश की बदनामी करना ठीक नहीं, हमें आपस में बैठकर मामला सुलझाना चाहिए। जस्सी करारा जवाब देता है कि हम 1984 से ही चुप बैठे हैं और इस चुप्पी की वजह से देश में ये सब हो रहा है। विधायक उसे जान का खतरा होने की धमकी देता है, पर जस्सी कहता है कि आप सिर्फ मेरे एक परिवार की बात कर रहे हैं, जबकि पंजाब के हजारों परिवारों ने अपनों को खो दिया, उन्हें लावारिस बताकर जला दिया गया। दूसरी तरफ एसएसपी सुग्गा को अंदरूनी जांच से पता चलता है कि उनके ही विभाग का कोई आदमी जस्सी को जानकारियां दे रहा है। उसे शक हो जाता है कि ये काम सतनाम का ही है। वो रात को पुलिस बल के साथ सतनाम के घर पहुंचता है, जहां पूरा परिवार खाना खा रहा था। एसएसपी भी उनके साथ खाना खाता है और फिर 2 बेकसूर लोगों को विद्रोही बताकर वहां लाता है। वो बड़ी बेरहमी से उन दोनों को मार देता है और सतनाम से पूछता है कि आज जस्सी को जानकारी उसने दी है। सतनाम चुप रहता है। सतनाम की मां एसएसपी के पैर पकड़कर रोती है कि उसकी बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट है और सतनाम ने कुछ भी नहीं किया, उसे माफ कर दे। लेकिन जालिम एसएसपी पूरे परिवार को मारने का हुक्म दे देता है। सुबह सतनाम और उसके परिवार की लाशें बाहर बिछा दी जाती हैं और सबसे कहा जाता है कि सतनाम खुद एक आतंकवादी था। भारत में उस समय किसी को भी आतंकवादी का टैग देकर मार देना आम बात थी। जस्सी भीड़ के बीच खड़ा होकर बेबसी से अपने दोस्त की लाश को देखता है। इस घटना के बाद जस्सी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर जाता है, पर वो लड़ाई नहीं रोकता। वो कमीशन के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि कोर्ट में अर्जी दिए 3 महीने हो गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो साफ कहता है कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हुआ तो इसके लिए पंजाब सरकार, डीजीपी बित्ता और एसएसपी सुग्गा जिम्मेदार होंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री पुलिस की इन हरकतों को ये कहकर सही ठहरा रहे थे कि अगर वो सख्त कदम नहीं उठाते तो राज्य आतंकवादियों के कब्जे में चला जाता, लेकिन उनका ये बयान भारी पड़ जाता है। सतनाम के परिवार की मौत का बदला लेने के लिए एक पुलिस वाला ही मुख्यमंत्री की गाड़ी में बम लेकर बैठ जाता है और खुद को उड़ा लेता है, जिससे कि मुख्यमंत्री की मौत हो जाती है। इस घटना से पंजाब पुलिस और खासकर डीजीपी की साख मिट्टी में मिल जाती है। कुछ दिनों बाद जस्सी को उसके घर के बाहर कुछ लोग गाड़ी में किडनैप कर लेते हैं। जस्सी के किडनैप होने के बाद उसकी पत्नी और आम जनता सड़कों पर उतर आती है। अब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी पंजाब सरकार पर दबाव बनाते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट आदेश देता है कि 2 महीनों के भीतर जस्सी को ढूंढकर कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन भारी दबाव के बाद भी जब पुलिस जस्सी को ढूंढ नहीं पाती तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर समुद्र सिंह जस्सी की पत्नी पम्मी से पूछताछ करते हैं। पम्मी बताती है कि उस वक्त वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, पर घर पर जस्सी का दोस्त संजीव मौजूद था और उसी के सामने ये किडनैपिंग हुई थी। संजीव मीडिया को पहले ही बता चुका था कि जस्सी को पुलिस वालों ने उठाया है और उसने डीएसपी जगपाल सिंह, एसआई तेजिंदर सिंह और एसआई अजय कुमार को पहचान लिया था। समुद्र सिंह बाकी गवाहों से भी पूछताछ करते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। एक गवाह गाड़ी का नंबर प्लेट भी देख लेता है। इसके बाद सीबीआई उन आरोपी पुलिस वालों को पूछताछ के लिए उठाती है, लेकिन वो सब शातिर थे और मुंह नहीं खोलते हैं, जबकि वो पुलिस के लोग थे, इसलिए सीबीआई उन पर ज्यादा सख्ती भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार सीबीआई उस गाड़ी के मालिक को पकड़ती है जो गाड़ियां किराए पर देता था। जांच करने पर पता चलता है कि रजिस्टर में उस गाड़ी को किराए पर देने का रिकॉर्ड था ही नहीं, बस कुछ गाड़ियों के नंबरों के आगे लाल रंग से निशान लगा हुआ था। गाड़ी का मालिक बताता है कि जब गाड़ी सरकारी काम के लिए दी जाती थी तो उस पर इस तरह का लाल निशान बना दिया जाता था। जब समुद्र सिंह उससे पूछता है ये गाड़ी कौन ले गया था तो वो इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह और एसआई हरिंदर सिंह का नाम लेता है। समुद्र सिंह तुरंत उन दोनों को उठा लाता है। उस दिन शिवेंद्र सिंह की शादी थी, लेकिन फिर भी उसे पूछताछ के लिए लाया जाता है। हरिंदर सिंह भी उसी शादी में था, इसलिए वो भी वहीं मिल जाता है। दोनों ये तो मान जाते हैं कि उन्होंने गाड़ी किराए पर ली थी, लेकिन जस्सी को किडनैप करने की बात से वो साफ मुकर जाते हैं। समुद्र सिंह कहता है कि हमारे पास चश्मदीद गवाह है, पर वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं। हालांकि शिवेंद्र सिंह अपनी कहानी झूठी बनाने के चक्कर में फंस जाता है। वो कहता है कि वो 5 तारीख को छुट्टी पर था, लेकिन समुद्र सिंह पहले ही थाने का रजिस्टर चेक कर चुका था। वो रजिस्टर के मुताबिक 5 तारीख को थाने में शिवेंद्र सिंह की एंट्री थी और वो कहर सिंह नाम के किसी आदमी को हवालात में छोड़कर आया था। शिवेंद्र सिंह इस बार भी फालतू बहाने बनाने लगता है। तब समुद्र सिंह उसे साफ कहता है कि उसे उस पर पूरा शक है। वो कहता है कि एक एसआई को इंस्पेक्टर बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन शिवेंद्र सिंह को प्रमोशन मिलने में 10 महीने भी नहीं लगे। उसने लावारिस लाशों का मामला संभालकर बड़े ऑफिसर्स को खुश किया और ये प्रमोशन पाया। मगर शिवेंद्र सिंह थोड़ा भी नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है कि उसके सिर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब समुद्र सिंह पूरा हिसाब लगाने बैठता है। 5 तारीख को शिवेंद्र सिंह ने कहर सिंह को थाने में डाला क्योंकि वहाँ का लॉकअप खाली था और उन्हें कोई आरोपी दिखाना था। 6 तारीख को जस्सी किडनैप होता है और 7 तारीख को कहर सिंह को छोड़ दिया जाता है। इसलिए सीबीआई को शक होता है कि किडनैपिंग के बाद जस्सी को इसी थाने में लाया गया था। इस बात को पक्का करने के लिए वो कहर सिंह को ढूंढते हैं। कहर सिंह उन्हें बताता है कि 5 तारीख को उसकी कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया और 2 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। वो बताता है कि लॉकअप में एक और आदमी को लाया गया था। हालांकि उसने उस आदमी को देखा नहीं था, पर उसका नाम सुना था, जसवंत सिंह। ये सुनकर समुद्र सिंह और उसका असिस्टेंट चौंक जाते हैं। उनका शक बिल्कुल सही था कि जस्सी को ही उस थाने में रखा गया था। कहर सिंह आगे बताता है कि जस्सी को थाने में लाने के बाद वहाँ एसपी साहब भी आए थे और उन्होंने जस्सी को बहुत मारा था। इसके बाद वो सब एक सिविल ड्रेस वाले पुलिस वाले को वहाँ पहरे पर छोड़कर चले गए थे। कहर सिंह उस पुलिस वाले का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उसका हुलिया बताता है कि उसकी आंखें थोड़ी हरी थी। अगले दिन समुद्र सिंह एसपी सुरजीत सिंह सुग्गा यानी कि एसएसपी सुग्गा से पूछताछ करने जाते हैं। वो पूछता है कि वो 6 तारीख को कहाँ था। एसएसपी जवाब देता है कि वो गांव में अपने भतीजे की शादी में गया था। जब जस्सी के बारे में पूछा जाता है तो एसएसपी ऐसा नाटक करता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो। वो कहता है कि उसने जस्सी का नाम सिर्फ अखबारों में देखा है और सुना है कि वो गायब है। समुद्र सिंह कहता है कि गायब होने से पहले जस्सी ने जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की थी उनमें एसएसपी सुग्गा का भी नाम था। इस पर एसएसपी अपनी चालाकी भरी तर्क देता है कि आज अगर मैं कहूँ कि मुझे शक है कि आप मुझे मार देंगे तो कल मैं किसी और की वजह से मर जाऊं तो क्या उसके जिम्मेदार आप होंगे? जस्सी का गायब होना भी एक इत्तेफाक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। समुद्र सिंह कहता है कि इस शहर में हजारों लोग हैं, पर जस्सी ने सिर्फ आपका ही नाम क्यों लिया? मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। वो बहुत कोशिश करता है पर एसएसपी सुग्गा टस से मस नहीं होता। दूसरी तरफ जस्सी की पत्नी पम्मी स्कूल की नौकरी छोड़कर अब पूरी तरह से आंदोलन में कूद चुकी थी। उसके साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ चुके थे जिनके परिवार वाले पंजाब में अवैध रूप से मारे गए थे और वो सब इंसाफ चाहते हैं। साथ ही वो जस्सी की सुरक्षित वापसी के लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे। रात एसएसपी सुग्गा चुपके से जस्सी के घर आता है और पम्मी को एक सौदा देता है। वो कहता है कि अगर पम्मी सारे आरोप वापस ले ले और मीडिया में बयान दे दे तो वो जस्सी को जिंदा वापस लौटा देगा, जिसके बाद वो सब किसी दूसरे देश जाकर बस सकते हैं। लेकिन पम्मी एक आदर्श पत्नी की तरह जस्सी की शुरू की हुई सच्चाई की लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। वो एसएसपी सुग्गा को डांट कर घर से निकल जाने को बोलती है और जाते जाते उसके हाथ में जस्सी के गायब
गायब होने का एक लीफलेट थमा देती है। एसएसपी जाते हुए धमकी देता है कि अगर मुझसे 25,000 लोगों का हिसाब मांगोगी तो ये हिसाब बढ़कर 25,001 हो जाएगा। कुछ दिनों बाद डीजीपी वित्ता रिटायर हो जाते हैं। उनकी फेयरवेल पार्टी में नए डीजीपी वर्मा भी आते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद डीजीपी वर्मा एसएसपी सुग्गा को बुलाकर बहुत डांटते हैं, क्योंकि अखबारों में लगातार पुलिस के खिलाफ खबरें छपड़ी थी जिनमें विभाग का नाम खराब हो रहा था। आखिर में डीजीपी वर्मा पूछते हैं कि जस्सी कहाँ है। एसएसपी फिर झूठ बोल देता है कि वो नहीं जानता, लेकिन डीजीपी वर्मा को लगभग पक्का यकीन था कि इसमें एसएसपी का ही हाथ है। वो सुग्गा को एक हफ्ते का समय देते हैं कि चाहे जो हो जाए, एक हफ्ते के भीतर जस्सी को हाजिर करो। वहां से निकलकर एसएसपी सुग्गा सीधे रिटायर हो चुके डीजीपी वित्ता के पास सलाह लेने जाता है। वित्ता उसे सलाह देते हैं कि इस केस के जितने भी चश्मदीद गवाह हैं उन सबको रास्ते से हटा दो। इसी के चलते अगली सुबह कहर सिंह की लाश मिलती है और उसे भी आतंकी का टैग देकर मार दिया जाता है। समुद्र सिंह जब मामला भांपकर बाकी गवाहों के घर जाता है तो पता चलता है कि उन्हें भी मार दिया गया या गायब कर दिया गया है। फिर भी कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। जस्सी का वकील जज को बताता है कि इस केस के 3 मुख्य गवाह हैं, जिनमें से 2 गायब हैं और एक की मौत हो चुकी है। ये काम साफ तौर पर पुलिस का ही है। जज बोलते हैं कि सिर्फ इस बात से कुछ साबित नहीं होता और सबूत चाहिए। तब वकील कोर्ट में एक कहानी के जरिए समझाता है कि मान लीजिए कि एक गरीब किसान का परिवार है। एक दिन उनका जवान बेटा अचानक गायब हो जाता है। बाद में उसकी लाश आतंकवादियों के साथ मिलती है। इससे उस परिवार को समाज में काफी बेइज्जती सहनी पड़ती है। पुलिस जितने ज्यादा आतंकवादी मारती है उन्हें उतना ज्यादा प्रमोशन मिलता है। इसके साथ ही पुलिस पीड़ित परिवारों से उनके बेटे वापस लाने या उनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटाने के नाम पर उनकी सारी जमा पूंजी भी ठग लेती है। सबूत के तौर पर वकील बताता है जो पुलिस वाले आतंकवादियों को मारने की ड्यूटी पर थे वो सब बहुत ही कम समय में कांस्टेबल से सीधे इंस्पेक्टर बन गए। यही उनके काले कारनामों का सबसे बड़ा सबूत है। जज वकील की बात से सहमत होते हैं और इन्वेस्टिगेशन का आदेश देते हैं। जब तक जांच पूरा नहीं होता तब तक कोर्ट डीएसपी जगपाल सिंह, इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, इंस्पेक्टर अजय कुमार और एसएसपी सुग्गा को सस्पेंड कर देता है। एसएसपी के सस्पेंड होने के बाद समुद्र सिंह उसे मिलता है और कहता है कि अब तुम्हारे बड़े ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं और जूनियर सस्पेंडेड है, यानी कि अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। वो उसे सब कुछ सच सच उगलने को बोलता है। इस मुसीबत से बचने के लिए एसएसपी पूर्व डीजीपी वित्ता को फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाता। उनका स्टाफ फोन उठाकर बोलता है कि साहब घर पर नहीं है। कई दिनों तक नजरअंदाज किए जाने के बाद आखिरकार वित्ता फोन उठाते हैं। सुग्गा उनसे कहता है कि मेरा सस्पेंशन हटवाकर मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दीजिए, नहीं तो मैं सबका पर्दाफाश कर दूंगा। लेकिन पूर्व डीजीपी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और बस टालने के लिए कह देते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। सुग्गा को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर अकेले ही निकल जाता है। अपने ड्राइवर और असिस्टेंट को भी साथ नहीं लेता। इसके बाद वो ट्रेन के आगे आकर खुद को खत्म कर लेता है। उसकी जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि इतने बड़े बोझ के साथ जीने से अच्छा है मर जाना। सुग्गा के अंतिम संस्कार पर डीजीपी आकर उसे एक महान और ईमानदार ऑफिसर बताते हुए लंबा भाषण देते हैं। वहाँ समुद्र सिंह भी मौजूद था। तभी एक लड़का उसे नाश्ता देने आता है और समुद्र सिंह की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। कहर सिंह ने बताया था कि जिस पुलिस की आंखें हरी थी। आंखें देखते ही समुद्र सिंह उसे पहचान लेता है। उस लड़के का नाम कुलजीत था, जो सुग्गा के तहत एक टेम्पोरेरी नौकरी पर था। वो समुद्र सिंह के सामने सब कबूल कर लेता है कि उस दिन वो थाने में पहरे पर था। वो कोर्ट में गवाही देने के लिए भी राजी हो जाता है, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो अपना बयान पूरी तरह बदल देता है। वो कहता है कि उस दिन थाने में सिर्फ कहर सिंह ही बंद था, वहाँ जस्सी या कोई और नहीं था। जब जज उसे पूछता है कि तुमने सीबीआई के सामने सच क्यों कबूला, तो वो झूठ बोल देता है कि उसे पुलिस को फंसाने के लिए पैसे दिए गए थे। जब पूछा जाता है पैसे किसने दिए, तो वो जस्सी की पत्नी पम्मी की तरफ इशारा कर देता है। ये देखकर समुद्र सिंह को बहुत गुस्सा आता है। वो कोर्ट के अंदर ही हंगामा शुरू कर देता है। हालात बिगड़ते देख जज उस दिन के लिए कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। इस घटना से केस को बहुत बड़ा झटका लगता है और बड़े ऑफिसर समुद्र सिंह को डांटते हुए ये केस किसी और को सौंप कर कुछ दिन आराम करने को बोलते हैं। इधर कोर्ट में झूठी गवाही देने के बाद कुलजीत अपने घर पर सो रहा था। तभी उसे एक मरे हुए आदमी का हेलुसिनेशन होता है। ये वही आदमी था जिसे पुलिस ने मारकर नदी में बहा दिया था। इस घटना के बाद कुलजीत का मन कमजोर पड़ जाता है और वो बहुत डर जाता है। इसीलिए वो सीधे समुद्र के पास जाता है और कहता है कि वो कोर्ट में सच बताना चाहता है। हालांकि बड़े ऑफिसर उसे दोबारा कोर्ट में पेश करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी समुद्र सिंह के कहने पर उसे कोर्ट लाया जाता है। कोर्ट के बाहर हजारों लोग जस्सी की सुरक्षित वापसी के लिए आंदोलन कर रहे थे।
कटघरे में खड़े होने पर जज कुलजीत को चेतावनी देता है कि अगर इस बार उसने झूठी गवाही दी तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब कुलदीप सच उगलना शुरू करता है। वो कहता है कि 4 सितंबर की रात को डीजीपी साहब ने एसएसपी सुग्गा को बुलाया था। वहाँ डीएसपी जगपाल सिंह भी मौजूद था। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद डीएसपी जगपाल सिंह लोकल थाने जाता है और वहाँ के स्टाफ के साथ मिलकर जस्सी को किडनैप करने का प्लान बनाता है। अगले दिन सुबह जब जस्सी अपने घर से बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहा था तब वो उसे उठा लेते हैं और थाने ले आते हैं। शाम को एसएसपी सुग्गा भी वहीं आता है और जस्सी को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस नरसंहार का केस वापस ले ले। जब जस्सी नहीं मानता तो उसे धमकी दी जाती है कि बाकी 25,000 लोगों की तरह उसे भी यहीं दफना दिया जाएगा और उसके बच्चे अनाथ होकर भटकेंगे। लेकिन जस्सी इस धमकी से नहीं डरता और कहता है कि वो देश के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। वो आगे कहता है कि अगर वो शहीद हुआ तो एक दिन एसएसपी सुग्गा को भी खुद को खत्म करना पड़ेगा। ये बात सुनकर एसएसपी गुस्से में पागल हो जाता है और जस्सी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। पिटाई के बाद वो कुलजीत को पहरे पर छोड़कर वो सब वहां से चले जाते हैं। अगले 3 दिन तक जस्सी को वहीं रखा जाता है, लेकिन बाहर जनता के आंदोलन और ऊपर से पड़ रहे दबाव के कारण उसे वहां से हटाकर एक गुप्त कोठरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक जस्सी को उसी अंधेरी कोठरी में रखा गया जहां रोज बारी बारी से उस पर टॉर्चर किया जाता था। ऐसा कोई जुल्म नहीं था जो जस्सी पर आजमाया ना गया हो, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो समझौता करने को तैयार नहीं हुआ। इसी वजह से एसएसपी सुग्गा उसकी पत्नी पम्मी के पास सौदा करने गया था, पर वहां से भी नाकाम लौटने के बाद उसने अपना गुस्सा और हताशा जस्सी पर लाठियां बरसाकर निकाली। कुलजीत ने भी जस्सी को बहुत समझाया कि वो एसएसपी सुग्गा की बात मान ले, लेकिन जस्सी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वो इस अन्याय के आगे अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा। कुछ दिनों बाद एसएसपी सुग्गा के कहने पर जस्सी को एक फार्म हाउस पर लाया गया जहाँ पहले से ही डीजीपी वित्ता बैठे हुए थे। वहाँ अंदर उन तीनों के बीच कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद डीजीपी बहुत गुस्से में बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर क्या हुआ था ये बात सिर्फ डीजीपी वित्ता और एसएसपी सुग्गा ही जानते थे। इसके बाद जस्सी को एक दूसरे थाने में लाया जाता है। जस्सी को अधमरी हालत देखकर कुलजीत उसे आखिरी बार समझाता है कि वक्त रहते बात मान ले, उसकी अकेली जिद से कुछ नहीं होगा और उसके मरने के बाद भी ये सिस्टम नहीं बदलेगा। तब जस्सी ने कहा था कि जैसे सूरज दुनिया का अंधेरा मिटाता है, वैसे ही वो भी इस देश का अंधेरा दूर करके अपराधियों का नकाब उतारना चाहता है। वो जानता था कि वो अकेला पूरा उजाला नहीं कर सकता, लेकिन वो एक ऐसा दिया बनेगा जिसकी चिंगारी आसपास के सभी लोगों में फैल जाएगी और जिस दिन सब एकजुट होंगे उस दिन देश का ये अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले दिन एसएसपी अपनी पुलिस फोर्स के साथ फिर आता है। 25,001 नंबर बोलता है। वहाँ कुलजीत भी खड़ा था। एसएसपी उसे बाहर से पानी लाने को बोलता है। जैसे ही कुलजीत पानी लेने बाहर जाता है उसे अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वो दौड़कर अंदर आता है तो देखता है जस्सी को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। एसएसपी उसकी लाश को नदी में बहाने का ऑर्डर देकर चला जाता है। इसके बाद लाश को एक पुल के ऊपर से ले जाकर काट काट कर नदी में फेंक दिया जाता है। लास्ट में पता चलता है कि कुलजीत की गवाही कोर्ट में पूरी तरह दर्ज होने से पहले ही उसकी भी हत्या कर दी गई थी। फिर भी उसकी शुरुआती गवाही और बाकी सबूतों के आधार पर दोषी पाए गए 5 पुलिस ऑफिसर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि कानून के खामियों का फायदा उठाकर पूर्व डीजीपी वित्ता का नाम इस रिपोर्ट से बाहर निकल गया और वो सजा पाने से बच गया। लेकिन जिंदगी भर के इस अपराध बोध से बड़ा सजा उसके लिए और क्या हो सकती है। जस्सी के इस साहसी कदम की वजह से पंजाब में हजारों बेकसूर पुरुष, महिला, बच्चे और बुजुर्ग की हत्या का वो काला अध्याय दुनिया के सामने आ सका। जस्सी की मौत के बाद उसकी पत्नी पम्मी ने उसके दिखाए रास्ते पर चलते हुए पीड़ित परिवारों के साथ अपना आंदोलन जारी रखा और उन्हें इंसाफ दिलवाया। जस्सी ने अपने भीतर सच्चाई का जो दिया जलाया था उसकी लौ आज भी बुझी नहीं है। पंजाब और कनाडा के सिख आज भी उनके गायब होने के दिन को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा में उनके सम्मान में स्कूल और पार्क भी बनाए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अमर होता है। जसवंत सिंह चाहते तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी और आलीशान जिंदगी जी सकते थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देश और हजारों बेकसूर लोगों के हक को चुना। उन्होंने टॉर्चर सहा और शहीद हो गए, लेकिन जालिमों के आगे घुटने नहीं टेके। जसवंत सिंह की वो चिंगारी हमारे भीतर भी जलनी चाहिए ताकि हम भी देश और समाज के लिए कुछ कर सकें। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।